हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जोर लगाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे आ रहा है, मगध साम्राज्य के किस शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध सुदर्शन झील गुजरात का निर्माण उसके प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा करवाया गया था? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जो है निर्माण कराया गया था। याद रखेंगे, इसे पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा जो है करवाया गया था। याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा रहा है, पाल वंश के पतन के बाद मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना 1097 ईस्वी में किस शासक ने की थी, जिसे न्यायदेव भी कहा जाता है? याद रखिएगा, किस शासक ने की थी कर्नाट वंश की स्थापना? तो याद रखिएगा, न्यायदेव ने 1097 ईस्वी में की थी, जिसे न्यायदेव भी कहा जाता है। कर्नाट वंश की स्थापना के बाद जो है इसे क्या नाम दिया गया? न्यायदेव। क्वेश्चन नंबर 2 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे आ रहा है, मौर्य प्रशासन में विस्तृताध्यक्ष नामक केंद्रीय प्राधिकरण का मुख्य प्रशासनिक कार्य निम्नलिखित में से क्या था? तो याद रखिएगा, इसका मुख्य प्रशासनिक कार्य जो क्या था, तो याद रखेंगे राजकीय चरगाहों और जंगलों को सुरक्षा करना था। क्वेश्चन नंबर 3 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे जा रहा है, वर्ष 1915 में बिहार के किस जिले में अंजुमन ए इस्लामिया की स्थापना की गई थी, जिसने मुस्लिम समुदाय में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में भूमिका निभाई? तो याद रखिएगा, मुस्लिम समुदाय में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में भूमिका निभाई। तो याद रखिएगा, कहाँ स्थापना की गई थी? पटना में। वर्ष 1915 में बिहार के किस जिले में अंजुमन ए इस्लामिया की स्थापना की गई? पटना में जो है अंजुमन ए इस्लामिया की स्थापना की गई, जिसके बाद जो है मुस्लिम समुदाय में जो है आधुनिक शिक्षा का प्रसार की भूमिका जो है स्तर इसका बढ़ गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जा रहा है, 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम में विद्रोह का बिगुल फूंकने वाले पोड़ाहाट के राजा का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, पोड़ाहाट के राजा का नाम क्या था? तो आपको याद रखेंगे राजा अर्जुन सिंह। क्वेश्चन नंबर 5 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे जा रहा है, मध्यकालीन बिहार के सुप्रसिद्ध कवि और विद्वान विद्यापति ने अपनी प्रसिद्ध रचना कृतिलता और कृतिपताका किस भाषा में लिखी थी? किस भाषा में लिखी थी? याद रखें, कृतिलता और कृतिपताका जो है किस भाषा में लिखी थी? तो आपको याद रखना है अवहट भाषा में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 6 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अवहट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में आयोजित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम औपचारिक अधिवेशन के सचिव कौन बनाए गए थे? तो याद रखिएगा, अंजुमन इस्लामिया हॉल में आयोजित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम औपचारिक अधिवेशन के सचिव जो है कौन बनाए गए थे? तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण को जो है बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, शेर शाह सूरी के प्रशासनिक विभाजन में परगना का मुख्य सैन्य अधिकारी जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था, उसे क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, सैन्य अधिकारी जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे जो है सिकदार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिकदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार वह न्यायालय जो नागरिकों के आपसी दीवानी और संविदा संबंधी विवादों का निपटारा करता था उसे क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, दीवानी और संविदा संबंधी विवादों का जो निपटारा करता था उसे क्या कहा जाता था? तो धर्मस्थीय न्यायालय कहा जाता था। याद रखेंगे, धर्मस्थीय न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 9 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से पूछा जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बिहार के किस जिले में सियाराम दल नामक
छापामार विद्रोही संगठन का गठन किया था। तो याद रखिएगा, सियाराम दल नामक छापामार विद्रोही संगठन का गठन किया था, भागलपुर में किया गया था। कब किया गया था? 1942 के आंदोलन के दौरान जो है किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है भागलपुर में छापामार विद्रोही का संगठन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यदि राज्य विधानसभा की किसी समुदाय की किसी सदस्य की सदस्यता पर दल बदल डिफेक्शन के आधार पर प्रश्न उठता है तो उस पर निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है। तो याद रखिएगा, तो उस पर निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 191 के तहत करता है। याद रखेंगे, जब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यदि राज्य विधानसभा के किसी सदस्यता पर दल बदल डिफेक्शन के आधार पर जो प्रश्न उठता है तो उस पर निर्णय सदन का अध्यक्ष जो करता है वो अनुच्छेद 191 के तहत करता है। क्वेश्चन में 11 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन को बहुसदस्यीय निकाय से बदलकर एकल सदस्यीय निकाय किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा, एकल सदस्यीय निकाय जो है किस वर्ष किया गया था? तो आपको याद रखना है 1999 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1999 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों का संदेश भेज सकते हैं? तो याद रखिएगा, सदनों का संदेश भेज सकते हैं, अनिवार्य है अनुच्छेद 175 के तहत। क्वेश्चन नंबर 13 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, राज्य विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं और जिलों बोर्डों द्वारा कुल सदस्यों को कितने भाग को चुनकर भेजा जाता है? तो याद रखिएगा, कुल कितने भाग को चुनकर भेजा जाता है? तो 1/3 भाग को जो है चुनकर भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में यात्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो याद रखिएगा, 15% से अधिक नहीं होगी। तो याद रखिएगा, 91वां संशोधन के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 91वां संशोधन के जो है अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन 15 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, बिहार की किस जिले में कुशेश्वर नाथ पक्षी अभयारण्य स्थित है जो सर्दियों में साइबेरियाई पक्षी के आगमन के लिए प्रसिद्ध आर्द्रभूमि क्षेत्र है? तो याद रखिएगा, प्रसिद्ध आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है दरभंगा में है। क्वेश्चन नंबर 16 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य स्थित है कहाँ? दरभंगा में, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है मुख्य रूप से किस प्रकार के वनों के अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे, किस प्रकार के वनों के अंतर्गत आता है? तो शुष्क पर्णपाती वन ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है शुष्क पर्णपाती वन ट्राई डिसिडियस फॉरेस्ट के जो है अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, उत्तर बिहार की प्रसिद्ध नदी कोसी ऋग्वैदिक नाम कौशिकी बिहार के किस जिले में कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिलती है? याद रखिएगा, कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिलती है। तो आपको याद रखना है, कटिहार से होते हुए जो है कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है,
बिहार के किस जिले में पाइराइट्स का देश का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, जिसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, बिहार के किस जिले में पाइराइट्स पाया जाता है? तो याद रखना है, रोहतास के आमझोड़ इलाके में जो है बिहार के किस जिले में पाइराइट्स पाया जाता है? तो रोहतास के आमझोड़ जिले में पाया जाता है, जो देश का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, जिसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। क्वेश्चन 19 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछे आ रहा है, बिहार के तराई एवं उत्तर पूर्वी जूट उत्पादक क्षेत्रों की अम्लीय मिट्टी को सुधार के लिए मुख्य रूप से किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, मुख्य रूप से किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है, चूना, पत्थर, लाइम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कैसे पूछा रहा है, भौतिकी में हॉल प्रभाव, हॉल इफेक्ट का मुख्य उपयोग निम्नलिखित में किस राशि की प्राकृतिक और उसके वाहक घनत्व कैरियर डिजेनिटी को मापने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, कैरियर डिजेनिटी को मापने के लिए किया जाता है अर्धचालक में आवेश वाहकों की प्रकृति पी टाइप या एन टाइप किया जाता है। याद रखेंगे, भौतिकी में हॉल प्रभाव यानी हॉल इफेक्ट का मुख्य उपयोग निम्नलिखित में किस राशि की प्राकृतिक और उसके वाहक घनत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो अर्धचालक में आवेश वाहकों की प्रकृति को जो है मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन में 21 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा आ रहा है, यदि किसी द्रव की सतह पर सरफेक्टेंट जैसे साबुन या अल्कोहल मिलाया जाए तो द्रव के श्यानता गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ वेस्कोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखेंगे, मिलाया जाए तो द्रव के श्यानता गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे साबुन या अल्कोहल मिलाया जाए तो इसके श्यानता गुणांक जो है, श्यानता गुणांक पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखेंगे, श्यानता गुणांक जो है घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है, प्रकाश के रमन प्रभाव रमन इफेक्ट्स के अनुसार जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो बिखरे हुए प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, परिवर्तन जो है मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो माध्यम के अणुओं के कंपन और घूर्णन ऊर्जा स्तरों के परिवर्तन के कारण होता है। याद रखेंगे, माध्यम के अणु के कंपन और घूर्णन ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा रहा है, थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत एंट्रोपी की अवधारणा ऊष्मागतिकी के किस नियम से सीधे तौर पर प्राप्त होती है? थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत एंट्रोपी की अवधारणा ऊष्मागतिकी के किस नियम से सीधे तौर पर प्राप्त होती है? तो याद रखिए, सीधे तौर पर प्राप्त होती है, द्वितीय नियम के तहत प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 24 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है, यदि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और उनके बीच के एक प्रवैधुत माध्यम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाए तो कूलॉम बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, प्रवैधुत माध्यम भर दिया जाए तो कूलॉम बल पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखेंगे, बल जो है घट जाएगा, क्योंकि यह माध्यम के प्रवैधुतांक पर निर्भर करता है। बल क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि यह माध्यम के प्रवैधुतांक पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 25 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा रहा है, अकार्बनिक रसायन में किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का औद्योगिक उत्पादन करने के लिए संपर्क विधि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में किस उत्प्रेरक कैटेलाइस्ट का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे, प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस या वेनेडियम पेंटॉक्साइड का उपयोग किया जाता है। प्लेटिनियम युक्त एस्बेस्टस या वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 का जो है उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है, जब क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 को हवा और सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ दिया जाता है तो यह किस अत्यधिक विषैली गैस में परिवर्तित हो जाता है? तो याद रखेंगे, तो यह किस अत्यधिक विषैली गैस में जो है परिवर्तित हो जाता है? तो याद रखेंगे, फॉस्जिन गैस में जो है
फॉस्जिन गैस में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, याद रखेंगे। कार्बनिल क्लोराइड में जो है क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः बढ़ती है, लेकिन किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा, पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक होती है तो याद रखेंगे क्लोरीन। पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक होती है क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछे जा रहा है, बोरोसिलेकेट कांच जैसे पाइरुवेट कांच जिसका उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में होता है, उसमें मुख्य रूप से सिलिका के साथ क्या मिलाया जाता है। तो याद रखेंगे, उसमें सिलिका के साथ जो है क्या मिलाया जाता है, तो बोरोन ट्राईऑक्साइड B2O3 मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है, सीर के विनेगर में पाए जाने वाले एजेटिक अम्ल का विलयन पानी में कितने प्रतिशत सांद्रता का होता है जिसे व्यापारिक रूप से सिरका कहा जाता है। सीर के विनेगर में पाए जाने वाले एजेटिक अम्ल का विलयन पानी में कितने प्रतिशत सांद्रता का होता है जिसे व्यापारिक रूप से सिरका कहा जाता है। तो याद रखेंगे कितना प्रतिशत होता है जिसे व्यापारिक रूप से सिरका कहा जाता है, तो 5 से 8% होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है, मानव रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम में स्थित गर्दन वाले भाग को क्या कहा जाता है जिसमें कुल 7 कशेरुकी होते हैं। मानव रीढ़ की हड्डी में स्थित गर्दन वाले भाग को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे, स्थित गर्दन वाले भाग को जो है क्या कहा जाता है, सर्वाइकल कहा जाता है। याद रखेंगे, सर्वाइकल कहा जाता है, जिसमें जो है कुल 7 कशेरुकी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, आनुवंशिकी के अनुसार टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। तो याद रखेंगे, टर्नर सिंड्रोम में ग्रसित महिला में गुणसूत्रों की संख्या जो है 45 होती है। याद रखेंगे, इसका जो है एक ओ से सूचित किया जाता है। याद रखेंगे 45 जो है क्या पाया जाता है। याद रखेंगे, ग्रसित महिला में जो है गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, 45 होती है। टर्नर सिंड्रोम 100 याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन क्लोरोफ्लोएम के किस भाग में वो संपन्न होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की लाइट क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में संपन्न होती है। तो याद रखिएगा, ग्रेना थाइलोक्वाइड झिल्ली में संपन्न होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में संपन्न होती है। याद रखेंगे, ग्रेना थाइलोक्वाइड झिल्ली में जो है संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 33 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, जूलॉजी के अंतर्गत इकाइनोडोर्मेटा संघ के जंतुओं जैसे स्टारफिश में गमन एवं श्वसन के लिए कौन सा विशिष्ट तंत्र पाया जाता है। तो याद रखिएगा, कौन सा विशिष्ट तंत्र पाया जाता है। तो याद रखेंगे, जल संवहन तंत्र वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जल संवहन तंत्र पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, मानव शरीर में वसा फैक्ट्स का पायसीकरण इम्यूलिफिकेशन करने के लिए उत्तरदायी पित्तरस बाइल जूस का उत्पादन किस अंग द्वारा किया जाता है। मानव शरीर में वसा का पायसीकरण इम्यूलिफिकेशन करने के लिए उत्तरदायी पित्तरस का उत्पादन किस अंग द्वारा किया जाता है। तो याद रखेंगे, यकृत द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिक्विडिटी
प्रेफरेंस थ्योरी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के अनुसार लोग मुख्य रूप से किन 3 उद्देश्यों के लिए नकदी रखना पसंद करते हैं? नकदी रखना पसंद करते हैं, याद रखेंगे। लेन-देन, सावधानी एवं सट्टा उद्देश्य, ट्रांसकेशंस, प्रेस्क्यूशनरी एंड स्पेकुलेटिव, याद रखेंगे। लेन देन, सावधानी एवं सट्टा उद्देश्य। मौका इकोनॉमिक्स में लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के अनुसार लोग मुख्य रूप से किन 3 उद्देश्यों के लिए नकदी रखना पसंद करते थे? लेन देन, सावधानी एवं सट्टा उद्देश्य को जो है नकदी रखना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जब खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा जाता है तो अर्थव्यवस्था में तरलता मनी सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखेंगे तरलता मनी सप्लाई पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखेंगे तरलता जो है घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, अर्थशास्त्र में लाफड़ वक्र लाफड़ कर्व निम्नलिखित में से किन 2 घटकों के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा किन 2 घटकों के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है? तो याद रखेंगे कर की दर और कुल का राजस्व। क्वेश्चन नंबर 38 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किन 2 घटकों को प्रदर्शित करता है? तो कर की दर और कुल का राजस्व को जो है प्रदर्शित करता है। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 से पूछा रहा है, भारत में बीमा क्षेत्र इंश्योरेंस सेक्टर के नियमन एवं विकास के लिए उत्तरदायी नियामक संस्था IRDAI का मुख्यालय वर्तमान में किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा IRDAI का मुख्यालय जो है वर्तमान में किस शहर में स्थित है? तो याद रखना है हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन 39 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई थी? तो याद रखना है कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई थी? तो आपको याद रखना है अटल पेंशन योजना जो है शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।